AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये है क्या और ये कितना अहम है? आप इसके बारे में क्या डिटेल्स शेयर करेंगे? जी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इसको बैक्टीरिया की एक एबिलिटी है। जो बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन करता है बॉडी में या डिजीज करता है, वो सीख लेता है कि मुझे एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी में किस तरह से सरवाइव करना है। ओके तो ये बैक्टीरिया की एबिलिटी है, जो कि वो इम्प्रॉपर जब एंटीबायोटिक यूज होता है, ज़्यादा यूज हो जाए या कम यूज हो जाए या कोर्स पूरा ना हो, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया को चांस मिलता है वो अपना जो उसका DNA होता है उसमें कुछ चेंजेस लेके आता है, और उन चेंजेस के ज़रिए से वो सीखता है कि मुझे किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कैसे सर्वाइव करना है। तो इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल यानी रेजिस्टेंस। कि आम डेली बेसिस पर हम जो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, तो ये सीख जाता है कि उस बॉडी के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली जा रही है वहाँ पर कैसे प्ले करना है। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये डेंजरस नहीं है? जी बिल्कुल डेंजरस है, और इसी वजह से WHO ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अपने टॉप 10 जो हेल्थ को चैलेंजेस हैं उनमें रखा हुआ है। क्योंकि हम तो अपने आप को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बट इट कैन ऑल्सो कॉज हार्म। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, अगर इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक लिया गया। तो मुझे बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पर कितना इस इशू को देखा जाता है, टेकअप किया जाता है? जैसे भी WHO की रिसर्च का भी जिक्र किया तो जी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे एंटीबायोटिक पे फोकस है, क्योंकि रीसेंट रिसर्चेस ये कह रही हैं कि हम ग्रेजुअली ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक साइलेंट पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर रहा है, और हम प्री एंटीबायोटिक ईरा की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम प्रॉपरली फोकस करके स्टडी नहीं करेंगे और एंटीबायोटिक का यूज़ रेगुलाइज नहीं करेंगे, तो सिंपल इन्फेक्शन से भी लोग मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो हार्डर टू ट्रीट हो जाएगा, और कैंसर से भी ज़्यादा लोग मरेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से फ्यूचर में जाके। तो आपने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बता दी। पाकिस्तान में तो आई थिंक हर दूसरे घर में हर दूसरा बंदा एंटीबायोटिक्स बहुत नॉर्मली ले रहा होता है। तो पाकिस्तान में आप कितना खतरनाक समझते हैं इसको? पाकिस्तान में ये क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और इसका हेल्थ सेक्टर वैसा नहीं है जैसा कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज का हेल्थ सेक्टर है, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो कि हमारी फाइंडिंग्स हैं हमारे पेपर्स में, वेटरनरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ होता है, जो कि 9 टाइम्स ज़्यादा है पोल्ट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर वही मीट हम चिकन हम खा रहे होते हैं। तो इस तरह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है एनिमल्स में, पोल्ट्री पार्ट्स में, और फिर इवेंचुअली वो ह्यूमंस में आ सकता है, और ह्यूमंस में भी बहुत इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज़ होता है, क्योंकि हम फ्लू में भी परेशान कर दिए। मैं तो हर 2 दिन बाद वैसे ले लेती हूँ। जी, फ्लू में भी एंटीबायोटिक लोग ले लेते हैं, उनको लगता है कि फ्लू में एंटीबायोटिक लेना चाहिए, जो कि मैल प्रैक्टिस है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है और इसे सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होना चाहिए। बाकी इसका कोई मेरे ख्याल से अगर हमें लेते भी हैं तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता बॉडी के अंदर। जी 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 अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो आपकी रिसर्च क्या कहती है, कितने पाकिस्तानी, कितनी परसेंटेज में हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर ये हम कर रहे हैं तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? जी, इसको सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स जो है ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं मिलती। और पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कि कोई भी बंदा किसी भी फार्मेसी से जाके एंटीबायोटिक ले ले और वो खुद ही एंटीबायोटिक खा लेता है। तो बाकी दुनिया में ऐसे नहीं होता। इसको रेगुलराइज जी उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, और उसका प्रॉपर बताया जाता है कि ये एंटीबायोटिक इतने डोजेज आपने लेनी है और इतने दिनों के लिए आपने लेनी है। तो उसमें ये पाकिस्तान में सबसे पहली तो ये चीज़ होनी चाहिए कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स नहीं अवेलेबल होनी चाहिए, और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक यूज़ हो, और वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ हो। और दूसरा, वेटरनरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा रेगुलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वेटरनरी सेक्टर में ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में जो वेटरनरी ड्रग स्टोर ऑनर्स होते हैं वही कंसल्टेंट्स के तौर पर मेजॉरिटी काम कर रहे हैं, और वो जस्ट एंटीबायोटिक्स रैंडमली यूज़ होती हैं, और उनमें ह्यूमन एंटीबायोटिक्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, मुझे नहीं पता कि मैं जो बात करने लगी हूँ ये कंट्रोवर्शियल हो सकते नहीं, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मली डॉक्टर्स भी हमें लिख के दे देते हैं। जी, डॉक्टर्स जो एंटीबायोटिक जब लिखता है, जो प्रॉपर कंसल्टेंट डॉक्टर होता है, वो उसी सूरत में लगता है जब एंटीबायोटिक चाहिए होता है। नहीं, फ्लू होता है तब भी वो लिख देते हैं 1-2 एंटीबायोटिक्स नॉर्मली।
अगर फ्लू में डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख रहा है तो वो मेल प्रैक्टिस है, क्योंकि फ्लू में एंटीबायोटिक नहीं यूज हो सकता। फ्लू, मेजॉरिटी ऑफ फ्लू वायरल होते हैं, तो वायरसेस के वायरस का ऑब्वियसली एंटीटोड बैक्टीरियल मेडिसिन तो नहीं हो जी सकती। जी एग्जैक्टली। तो ये मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए कि दिस इज अ मेल प्रैक्टिस, उसको हमें रोकना चाहिए। और जिस तरह से आपने एक बीच में बात की वो मेरे लिए बड़ी एक अलार्मिंग थी कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है इन फ्यूचर में कि नॉर्मल इन्फेक्शंस भी फिर एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होंगे। जी अभी भी टाइफाइड जो है उसका जो बैक्टीरिया है उसकी कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं कि जो कि अभी भी बहुत से एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, और वो सिर्फ लास्ट रिजल्ट एंटीबायोटिक से आप ट्रीट करते हो। तो वो हम उस तरफ जा रहे हैं। अगर एंटीबायोटिक के यूज़ को रेगुलराइज ना किया गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रॉपरली स्टडी ना किया गया, स्टेप्स ना लिए गए, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा, ख़ास तौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। अच्छा, हमें फिर ये बताएं कि जो आपने जो तहकीक की, आपकी जो रिसर्च थी, उसका पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR उससे किस हद तक मुताबिकत रखता है? जी, जो हमारी पहली रिसर्च थी एंटीबायोटिक यूज़ कैलकुलेशन की, हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास डाटा है कि एटलीस्ट वेटरनरी सेक्टर में कितना एंटीबायोटिक यूज़ होता है और फिर उसके रीजंस क्या हैं, ताकि नेशनल एक्शन प्लान उससे फैसिलिटेट So what were the outcomes? तो आउटकम्स में जो एंटीबायोटिक यूज़ था वेटरनरी में, मैंने पहले भी आपको बताया, पोल्ट्री में वो बहुत ज़्यादा था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 9% ज़्यादा था, 9 टाइम्स पोल्ट्री में पाकिस्तान में एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ हो रहा था। और इसी तरह से ह्यूमन मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, जो कि ह्यूमंस के लिए जैसे पैनाडोल हम यूँ ले लेते हैं। जी, पैनाडोल एंटीबायोटिक नहीं है वो, लेकिन वैसे आपने कहा नॉर्मली मेडिसिन हम नॉर्मल ले लेते हैं। जी आई थिंक व्हिच इज आल्सो डेंजरस। जी। तो उसके बाद जो दूसरी हमारी स्टडी थी कि क्यों एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसमें भी बहुत शॉकिंग, अलार्मिंग हमने देखा, क्योंकि हमारी जो स्टडी एरिया था वो जंग था, हमने जंग लिया स्टडी एरिया के तौर पे, क्योंकि उसमें कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है और वो रेप्लिकेबल है रेस्ट ऑफ द साउथ पंजाब। तो हम ये चाह रहे थे कि हमें बेसिक जो पुराने एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें देखना है कि एंटीबायोटिक कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हमने वेटरनरी ड्रग स्टोर्स को विज़िट किया और उनसे हमने ये पूछा कि उनकी नॉलेज क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, उनका एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है एंटीबायोटिक यूसेज पे, और प्रैक्टिसेस क्या है। तो हमें वहाँ से पता लगा कि ऑलमोस्ट 25% लोगों के पास जो कि ड्रग स्टोर ऑनर्स थे लाइसेंस नहीं था। वो लाइसेंस किसी और का था, लेकिन वहाँ जो बंदा बैठता था वो आजकल ये भी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, डॉक्टर कोई और है, उसको नहीं पता, उसने लाइसेंस ले लेकिन चला कोई और रहा है। जी, तो जब फार्मर विजिट करता है तो वो उसी ड्रग स्टोर को विजिट करता था और वो जो आगे बैठा हुआ बंदा होता था वही उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देता था, क्योंकि उस बंदे ने जो मेन वेटनेरियन होता है जिसके नाम पे लाइसेंस होगा, उसके साथ 2-3 साल की प्रैक्टिस की होती है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, उसको हम क्वेक्स कहते हैं मेडिकल टेक्निकल टर्म में, तो वही प्रिस्क्रिप्शन दे देता था। उसके बाद ऑलमोस्ट 90% ड्रग स्टोर्स में कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं थी, और इसी तरह वही लोग फिर एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न था कि जो हमें पता लगा हमारी पिछली रिसर्च में कि एंटीबायोटिक एक्सेसिव यूज़ होता है पोल्ट्री में। तो ये फाइंडिंग्स बता रही थी कि ये रीज़न था जिस वजह से एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ताकि फार्मर्स हो गए, वेटनेरियंस हो गए, और वेटनरी ड्रग स्टोर ऑनर्स हो गए। ऑलमोस्ट 60% वेटनरी ड्रग स्टोर ऑनर्स को ये पता ही नहीं था कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। और स्ट्रेंज, यस,